Hello students, इंटरगवर्नमेंटल साइंस प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम की मीटिंग चल रही है नामीबिया में दिसंबर मंथ में। अभी कंटिन्यूसली वो मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में काफी चौंकाने वाली जो खबर आ रही है। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें इन्होंने बताया है कि जितने भी एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट्स, कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस डाल रही हैं टू रिड्यूस द पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वो अलग अलग जितने भी एफर्ट डाल रही है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे पॉल्यूशन को कम करने के लिए। हमें एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ अपने सारे प्रोग्राम्स को लाना पड़ेगा अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंडर में। जब भी हम सेपरेटली वर्क कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, यानी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है लेकिन उसका आउटपुट बहुत ही कम आ रहा है। हमें चाहिए कि सारे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं उनको सबको मिला दिया जाए और मिलाने के बाद उस पर एक हम क्यूमुलेटिव उसमें एक एफर्ट डालें, साथ में मिलके एफर्ट डालें और हम एक आउटपुट को निकालें। डेफिनेटली जब हम सब साथ मिलके पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे तब इस टारगेट को इजीली अचीव किया जा सकता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए पॉल्यूशन को टैकल करना और फ्यूचर में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यानी आप अलग अलग जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जरूरत है, अब टाइम आ गया है कि उन सारे प्रोग्राम्स को साथ में मिला दिया जाए। आखिर क्या है ये हमारा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, कब ये स्टैब्लिश हुआ? इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं, स्पेशली जो नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, वो यूपीएससी में बार बार पूछी गई हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस और प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि क्या बोला गया है इस रिपोर्ट के अंदर में, और ये जो मीटिंग है ये कब से स्टार्ट हुई और इसके अंदर में मेन आउटपुट क्या निकल के आया है। आइए चीज को देखते हैं। सो क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी की जो मीटिंग हुई है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड क्राइसिस की हाईलाइट जो है इसके ऊपर में नेक्सस रिपोर्ट आई है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को लेके। डेफिनेटली इन्होंने एक तरीके से अपनी तरफ से एक कंसर्न दिखाया है कि हमें साथ में मिलना पड़ेगा। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमने 2012 में बनाया था, यानी कोई बहुत ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस ही है कि हम सब सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको एक इंटरकनेक्टिंग, इंटरलिंक बनाया जाए। किस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें एक तरीके से लिंक होता है जिसकी वजह से हमारी जो स्कीम्स है वो इंप्लीमेंट हो पाती है, उसी तरीके से एक गवर्निंग बॉडी की तरह ये काम करेगी और ये अपने जो डिसीजंस है, अपने रिकमेंडेशंस हैं उनको बताएगी और जो दूसरी कंट्रीज है और दूसरे जो फ्रेमवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोटोकॉल, कन्वेंशंस है उसके अंदर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा डेफिनेटली, और हम इस टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। रिसेंटली ये मीटिंग नामीबिया में चल रही है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में मेनली ये मीटिंग हुई है और क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस इन्होंने बोला है, तो अलग अलग टर्म नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज इक्वल टू द बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी हमें इसको अलग अलग देख के अलग अलग प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। इन सारे जो लॉसेस हैं, हैबिटाट लॉस, सस्टेनेबल एनर्जी लॉस और जो हमारे जो पॉल्यूशन है, ये सारी चीजों को हमें एक साथ लाना पड़ेगा। इवन फूड सिक्योरिटी को भी इसके अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है। हैबिटाट लॉस जो है हमारा उसको भी इंक्लूड करने की जरूरत है, यानी इन सब पैरामीटर्स को एक पर्टिकुलर स्केल में लेना चाहिए और फिर अपने स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहिए। इन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं और इन्हों के अकॉर्डिंगली जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपर्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और अपने अपने रिकमेंडेशंस देते हैं, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स और अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको ये शेयर करते हैं।
डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज ये किस तरीके से एनिमल कितने आराम से यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी नेचर और जो हमारा एनिमल है और ये एक साथ लिंक्ड है। अगर सपोज कीजिए वो एलिमेंट एक तरीके से मिस हुआ, यानी कोई भी इसमें से कोई एलिमेंट मिस हुआ, यानी बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो गया, तो अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट का हम क्या करेंगे, अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट है और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया तो उसका हम क्या करेंगे, यानी पर्टिकुलर फोकस नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, हमें सारी चीजों को यहां पे एक साथ लेके चलना होगा। यहां पे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि यहां पे पीछे हमारा कहीं पे फायर लगाया गया है, यहां पे हमारे फॉरेस्ट फायर है, यहां पे आप एलिफेंट्स को देख पा रहे हैं और यहां पे कारकेसेस यानी किसी के डेड बॉडी रिमेन्स यहां पे बोन्स पड़ी हैं। यानी ये फोटो दिखा रही है कि सारी चीजें किस तरीके से इंटरलिंक्ड है और यहां पे एक भी चीज अगर अफेक्ट होती है तो सारी चीजें इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो जाती है। इस तरह की फोटोज जो है वो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्यों हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन एमिट कर रहे हैं, क्यों हम जानबूझ के ऐसे एनिमल्स और इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के लॉस में एक तरीके से हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाने होंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना होगा, इस तरीके से अननेसेसरी फॉरेस्ट फायर को हमें बचाना होगा, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन को बचाना होगा। अदरवाइज फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, ये आपका बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर एक भी चीज अफेक्ट होगी तो सारा का सारा जो चेन है वो खराब हो सकता है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखें, जिसको शॉर्ट में IPBES से हम संबोधित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है साइंस रिलेटेड पॉलिसी का एक ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। टेक्निकल एक ग्रुप है और जो टेक्निकल ग्रुप है ये अपने टेक्निकल सजेशंस को देगा गवर्नमेंट को, और डेफिनेटली इंटर गवर्नमेंटल होने की वजह से इसके इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिस तरीके से आपने सुना होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये सारे प्राइवेट या फिर एनजीओज हैं। इन एनजीओज का उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं लेटेंसी हो सकती है, कहीं पे कन्वे मैसेज को कन्वे करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली इसको एक्टिवली हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इन्होंने ज्यादा स्ट्रेस देके बोला है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी, सबको मिलाना पड़ेगा। वार्निंग दैट सेपरेट एफर्ट्स जो हम डाल रहे हैं आर इनइफेक्टिव एंड कॉस्टली टू, एंड दिस विल एक्चुअली एस्टिमेट नियर अबाउट 10 to 25 जो ट्रिलियन डॉलर, यानी इतना पैसा हमारा हर साल खर्च होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग स्कीम, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, ट्रीटीज को संभालने के लिए। हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत आ गई है और हमें अभी ये करना ही होगा। IPBES की अगर हम बात करें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, साइंस पैनल, तो इसको मेनली 2012 में बनाया गया था और ये यहां पे 2012 में बनाने के बाद ये जो हमारे जो दूसरे हमारे जो कन्वेंशन है, लाइक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD, यहां पे कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के लिए जो बनाया गया था 1971 के अंदर में, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड द फौना साइट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन द बायो सेफ्टी। इन सभी जो हमारे प्रोटोकॉल्स और प्लान्स हैं इन सबको एक साथ मिला दिया गया है, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे यहां पे इनको लाया गया है। फोकस साफ है कि हमारा इवैल्यूएट करेंगे थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर में ह्यूमन का क्या असर पड़ रहा है। फर्स्ट रिपोर्ट, यानी इसको जब बनाया गया था तो उस टाइम पे तो उन्होंने जस्ट कंसर्न दिखाया था 2012 में, बट
अब पहली रिपोर्ट आती है 2019 में। हर साल ये रिपोर्ट के अंदर में कुछ चेंजेस करते हैं, बट मेजॉरिटी में जो रिपोर्ट है वो एक ही चीज मेंशन करती है कि किस तरीके से हम सबको यूनाइट कर सकते हैं। इट फाउंड दैट 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, आप सोचिए 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा जो स्पीशीज है प्लांट्स और एनिमल की, वो रिस्क पे है, एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो सकती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकती है। अब यहां पे हमारा कंसर्न है कि हम इसको किस तरीके से बचाते हैं, और उसका मेन कारण है ह्यूमन इंड्यूस्ड एनवायरमेंट। जो ह्यूमन से पैदा होता है एनवायरमेंट, मेनली हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, तो वो अगर हम कम करें तो ये किसको कम किया जा सकता है। ये साइंटिफिक नॉलेज को एक तरीके से इसको आपको ध्यान रखना है। इट एक्सेसिस एग्जिस्टिंग, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जिस्टिंग। यूपीएससी आपको यहां पे फंसा सकता है कि ये एक नई टेक्नोलॉजीज, नई चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, तो दैट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो अभी तक एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज अवेलेबल है उसी को जस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया है, यानी इट असेसेस द एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सिमिलरली टू द आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के जो इवैल्यूएशन होता है साइंस का, उस वैसे ही इसको भी लाया जा रहा है। इट डज नॉट प्रोड्यूस न्यू साइंस, कोई नया साइंस बनाने की इसमें जरूरत नहीं है, ना ही ये बना रहे हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ओनली इवैल्यूएट्स द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू मेक कंसोलिडेटेड असेसमेंट। जब भी इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं और वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उस पर आपको खासकर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्हों के जो ऑब्जर्वेशंस है, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो फिशिंग, ओवर फिशिंग हो गई है, इतनी ज्यादा ओवर फिशिंग, यानी एक लिमिट तक डेफिनेटली ये बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करके रखती है, लेकिन ओवर अगर हो जाता है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी भी चीज का सही नहीं होता। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 75% जो अर्थ लैंड एरिया है वो ऑलरेडी जो है डिटीरिएट हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है। 66% मैराइन एनवायरमेंट खत्म हो चुका है, यहां तक कि वेटलैंड जो थे पूरे अर्थ पे वो 85% लॉस हो चुका है। इंडिया की भी अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर में आज के टाइम पे 1.25 लाख यहां पे वेटलैंड साइट्स हैं, यानी इंडिया के अंदर में लगभग 1.25 लाख वेटलैंड्स हैं। तो इन 1.25 लाख वेटलैंड्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। एक टाइम था जब 6.5 लाख वेटलैंड्स हुआ करती थी इंडिया के अंदर, आज ये सिर्फ 1.25 वेटलैंड्स हो गई हैं, जिसमें से सिर्फ 86 के आसपास हम वेटलैंड्स को रामसर में डाल पाए हैं। टोटल अगर हम बात कर रहे हैं तो 113 ऐसी वेटलैंड्स हैं जो अभी रामसर में डालने की जरूरत है, लेकिन उसमें सिर्फ 86 के आसपास ही यहां पे रामसर के अंदर में डाली गई हैं, और सिर्फ 2 ही हमारे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर में आती है। किलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, ये दोनों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर में भी डाला गया है। तो जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड्स को इन कैटेगरीज के अंदर में डाल दें। 1.25 लाख में से सिर्फ 86 अगर हमारी रामसर के अंदर में है तो डेफिनेटली हमें कुछ सोचना पड़ेगा इस तरीके से। यानी जब हम मुगल्स के टाइम पे जब हम वेटलैंड्स के नंबर को देखते हैं, जितने भी डेटा अवेलेबल है, 6.5 लाख के आसपास वेटलैंड हुआ करती थी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की वजह से ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ओवरऑल अर्थ पे से 85% भी लॉस हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे सीबीडी के, जो हमारे जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की COP15 मीटिंग हुई थी कन्मिंग मॉन्ट्रियल में, उन्होंने यानी 2019 के फाइंडिंग्स में थे, उनके बेसिस पे ये 2022 का फ्रेमवर्क लाया गया था, जो इन्होंने 23 टोटल टारगेट्स को सेट किया था कि ये हमें अचीव करना है।
टू रीस्टोर द बायोडाइवर्सिटी बाय 2030। ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं डाले जा रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कंसर्न है एफर्ट सेपरेटली अगर आप डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा कॉस्ट लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी। दूसरे टारगेट अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर कंट्रीज ने 30 to 30 का टारगेट रखा है, यानी 30% इंप्रूवमेंट बाय 2030। A key target is to protect 30% of the land, fresh water and ocean and restore 30% of the degraded ecosystem by 2030। तो इसको भी आपको याद रखना है that what is 30 by 30। नेक्स्ट हम बात करेंगे और की फाइंडिंग्स हमारी क्या है, इंटर लिंकेज बिटवीन द ग्लोबल चैलेंजेस, यानी हमारा जो नेक्सस रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फूड लॉस यानी फूड इनसिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी एंड हेल्थ रिस्क। ये 5 जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर में हमें एक तरीके से इंटरलिंक करना पड़ेगा इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से हार्मोनाइज्ड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। सो सिनर्जेटिक और सिनर्जिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीपल चैलेंजेस एट वंस हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ensuring that action to solve one issue don't worsen other। ऐसा देखा जाता है कि कई बार हम किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो तो चीज इंप्रूव हो जाती है, उसके अंदर में तो पॉल्यूशन कम हो जाता है, लेकिन दूसरे सेक्टर में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली लिथियम, जो लिथियम है, अगर उसकी माइनिंग अगर हम करते हैं लद्दाख के अंदर में, तो डेफिनेटली लद्दाख वाला रीजन जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, लेकिन दूसरे रीजन में हमने पॉल्यूशन कम करने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही अभी तमिलनाडु से एक रिपोर्ट आई थी कि वहां पे भी माइनिंग होने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उस टाइम कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया है। सेम इज द केस विद द ओडिशा। ओडिशा के अंदर भी बॉक्साइट माइनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, यानी बॉक्साइट माइनिंग होगी, वहां से इंडस्ट्रीज निकलेंगी और वहां से हमारी जो एल्यूमिनियम जो है एक तरीके से जनरेट होगा बॉक्साइट से, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से प्रोजेक्ट आज तक हम स्टार्ट नहीं कर पाए। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, फॉर एग्जाम्पल स्केलिंग अप फूड प्रोडक्शन टू टैकल हंगर कुड इंक्रीज स्ट्रेस ऑन लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को इंक्लूड करेंगे तो उतना ही ज्यादा तो हमें पानी भी चाहिए होगा, लैंड भी चाहिए और बायोडाइवर्सिटी भी हमें यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी इनके ऊपर में जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में, वाटर के ऊपर में और लैंड के ऊपर में। लेकिन अगर हम फोकस करते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, अगर हम क्लाइमेट चेंज पे फोकस करते हैं तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है हमारी फूड सिक्योरिटी और लैंड प्रोटेक्शन को। तो कहने का मतलब यह है कि एक चीज को अगर हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं तो दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ता है। सो वी हैव टू अडॉप्ट द बैलेंस अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर केस। इस तरीके से कितना ब्यूटीफुल है हमारा जो नेचर है, यहां पे हमारी लाइफ भी है, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं यहां पे, लेकिन अगर पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये चीजें मेंशन की है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने। इस तरह की फोटोज को दिखा के ये दिखाना चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं हमसे इंटरलिंक्ड हैं, तो हमें इसको बचाने की एफर्ट भी मिलके ही डालने चाहिए। 5 पर्टिकुलर सेक्टर्स को इन्होंने पॉइंट आउट किया है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड इनसिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी एंड हेल्थ रिस्क। इस तरीके से हमारा यहाँ पे चैलेंजेस की फॉर्म में आ गया है। दे एक्चुअली आइडेंटिफाइड 70 रिस्पॉन्स एक्शंस, अलग अलग तरीके इन्होंने निकाले हैं कि कौन से किस किस तरीके से हम इस सारे इंपैक्ट इन 5 चीजों को कम कर सकते हैं।
फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे हेल्थ रिस्क को एक तरीके से कम कर सकते हैं, किस तरीके से एफर्ट डालेंगे। टोटल 70 पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। तो 70 पॉइंट्स ये जो है ये हमारी सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। केयरफुल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर दी गई और उसमें कोई भी केयरलेस आपको नेस दिखाई दे रही है, तो केयरलेसनेस अगर है उसमें डेफिनेटली उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली उसके अंदर में हमें केयर फ्री होना जरूरी है, केयर फ्री के साथ साथ केयरफुल भी होना जरूरी है। यानी एक इस तरीके से एक्टिविटी की जाए कि उसके बाद हमें केयर करने की जरूरत ना पड़े, यानी सस्टेनेबल होनी चाहिए जो भी हम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सम रिस्पॉन्सेज बेनिफिट 2 और 3 चैलेंजेस बट नॉट ऑल, बट हमें सबको इंक्लूड करना है। इट मेजर रिक्वायर केयरफुल इंप्लीमेंटेशन टू अवॉइड द ट्रेड ऑफ, हमें बचाना होगा। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के ऊपर में हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा। कंजर्व और रिस्टोरेशन पे, इकोसिस्टम, रिड्यूस पॉल्यूशन, मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, ये हमें करना होगा। अदरवाइज हमारे जो ये 5 चीजें हैं, इनके जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हम एक तरीके से पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन नेचर, आज भी हम नेचर के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, यानी हमारी लाइफ ही एक तरीके से नेचर से चल रही है। फॉसिल फ्यूल के ऊपर में हमारी डिपेंडेंसी, ऑयल के ऊपर में हमारी डिपेंडेंसी, कोल के ऊपर डिपेंडेंसी, ये सारी जो डिपेंडेंसी, इसको हमें कहीं ना कहीं जो बर्डन है हमारे बायोडायवर्सिटी के ऊपर, उसको हमें कम करना पड़ेगा। एनवायरमेंट के ऊपर उसको हमें कम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हमारे लिए जरूरी है, बट हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि $58 ट्रिलियन, लगभग अगर हम बात करें हाफ ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इज टाइड टू नेचर एंड बायोडायवर्सिटी, मीनिंग डिग्रेडेशन डायरेक्टली इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक आउटपुट। यानी आज जो हमारे पास रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका जब हम टोटल वैल्यू देखते हैं तो लगभग 58 यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू आती है, जिस वजह से हम इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो जरूरत है कि यहाँ पे बैलेंस अप्रोच अपनाने की। बायोडायवर्सिटी हर 10 साल में 2 से 6% लॉस हो रही है, यानी अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, इज डिक्लाइनिंग एट द रेट ऑफ दिस पर डेकेड ओवर लास्ट 50 ईयर, और ये 50 साल से बहुत ज्यादा एक्सजर्बेट हो गई है ये सारी सिचुएशन। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो हैं, करंट इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन इंसेंटिव दैट हार्म बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, फर्दर कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। यानी हमारे जो अभी का इकोनॉमिक स्टेटस है, इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंसेंटिव जो है हमारा देता है, डेट हार्म्स द बायोडायवर्सिटी। यानी जैसे अगर आप मान के तो ऑयल को निकालने के लिए जो, या फिर जो हमारे कोल को निकालने के लिए सब्सिडीज दी जाती हैं, वो इतना ज्यादा उसमें पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन वो सब्सिडीज किस काम की है? जो हमारे पॉल्यूशन को बढ़ा दे। तो डेफिनेटली हमें कुछ सोचने की जरूरत है। इस तरीके से हमारी नदियां हैं, हमारे ग्रीन एरियाज हैं, इसको हमें यहां पे बचाना होगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट का फर्दर अगर हम यहां पे एग्जांपल देखें तो कॉस्ट ऑफ इनएक्शन हमारा देखा जाए तो डिलेइंग एक्शन ऑन बायोडायवर्सिटी लॉस कुड ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट इन अ डेकेड, मेकिंग द इशू इवन मोर एक्सपेंसिव टू एड्रेस लेटर। यानी अगर आज आपको बीमारी है और आज आपने उसका क्योर नहीं किया है, सिर्फ 100 रुपए बचाने के लिए, जस्ट एग्जांपल 100 रुपए बचाने के लिए आप डॉक्टर ऑफिस विजिट नहीं करते हैं, कुछ टाइम में आपकी जो डिजीज है वो वर्सन हो सकती है, बिगड़ सकती है, और हो सकता है उस टाइम पे आपको 200 रुपए लगाने पड़े। तो इट इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम। इस टाइम पे अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट यहां पे बता रही है, दिस रिपोर्ट स्ट्रेसेस द नीड फॉर अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ ह्यूमन इंटरैक्ट विद द नेचर, कॉलिंग फॉर अप्रोचेस बेस्ड ऑन इक्विटी बेस्ड, जस्टिस बेस्ड और एडप्टिव बेस्ड। यानी सबको बराबर मिले, अच्छा मिले, और हमारा यहाँ पे सबको एडप्टिव वे में यहाँ पे लर्निंग होनी चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इमीडिएट एक्शन, डेफिनेटली हम इससे काफी ज्यादा पैसा बचा पाएंगे। इमीडिएट एफर्ट टू एडप्ट नेचर पॉजिटिव इकोनॉमिक मॉडल कुड जनरेट
10 ट्रिलियन डॉलर इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड 40 मिलियन जॉब्स यहां से जनरेट होती है। यानी अगर हम प्रॉपरली अगर एफर्ट डालते हैं तो हमारा लगभग इतना जो पैसा है 10 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हमारा बचता है 2030 तक। नहीं तो अगर हमने नहीं किया तो ये हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और हमारा जो लॉस है वो बढ़ता चला जाएगा और जो 400 मिलियन जॉब्स ये जनरेट कर सकता है बाय 2030। यानी जो लोग इसको रिड्यूस करने में एफर्ट डालेंगे उनके लिए जो जॉब्स जनरेट होंगी 400 मिलियन के आसपास में जनरेट हो सकती है। तो इकोनॉमिक वैल्यू भी इसके अंदर में होती है, लेकिन जो इकोनॉमिक इंपैक्ट इसके ऊपर में पड़ रहा है यानी 10 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है एक तरीके से हमें, अगर हम इसको जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो। ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच टू हॉल्ट इकोलॉजिकल डिक्लाइन की अगर हम बात करेंगे तो इक्विटी एंड जस्टिस, एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बेनिफिट, प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटल जो हार्म हुआ है उसको बचाना चाहिए, जो वल्नरेबिलिटी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको, और जो बेनिफिट्स हैं उसको हमें ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से शेयर करके रखना चाहिए, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहिए। प्लूरलिज्म एंड इंक्लूजन, इंटीग्रेट डाइवर्स नॉलेज सिस्टम हमें करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिजीनियस एंड लैक लोकल नॉलेज इन एनवायरमेंटल पॉलिसीज। यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंट्रल अप्रोच नहीं, यहाँ पे हमारा जो सबसे अलग अलग सोर्सेज से हमें उनकी नॉलेज जो एक्सपीरियंस है उसको लेना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। ह्यूमन नेचर के रिलेशन को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि हमारा डायरेक्टली कितना इंपैक्ट पड़ता है। फोस्टर रिस्पेक्टफुल एंड रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर, वैल्यू इकोसिस्टम बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक टर्म्स के अलावा हमारी और भी चीजें यहां से लिंक्ड करती हैं। एडेप्टिव लर्निंग और एक्शन होना चाहिए, एनकरेज फ्लेक्सिबल पॉलिसीज दैट अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन एंड न्यू साइंटिफिक फाइंडिंग्स होनी चाहिए, अलग अलग और अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, अलग अच्छे जो रिन्यूएबल टूल्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए और जो भी एक्शंस हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो वहां पे हमें रिसर्च करने की जरूरत है। डेफिनेटली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर हम बात करें, जॉब्स की अगर हम बात करें इमीडिएट एक्शन से, तो नेचर पॉजिटिव इकोनॉमिक मॉडल यहां पे जनरेट होता है। ज्यादा अच्छा नेचर होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैन क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी में ही हमारा एक नया सेक्टर यहाँ पे ओपन हो सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारा जैसे आपका हो गया ये नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, एक्वा कल्चर हो गया, हाइब्रिड कल्चर हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक तरीके से इकोनॉमिक जो वैल्यूज भी इसमें क्रिएट होती है। टूरिज्म भी डेफिनेटली, आप लोग कई बार घूमने जाते हैं नेचर को देखने के लिए, अगर हर जगह नेचर होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टूरिज्म भी ये सपोर्ट करता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, बाय 2030 एन एस्टिमेट 10 to 25 ट्रिलियन कुड बी जनरेटेड फ्रॉम द सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। जो भी हम कर रहे हैं उससे पैसा भी जनरेट हो सकता है। जॉब क्रिएशन की अगर हम बात करें तो 400 मिलियन जॉब यहां से जनरेट हो सकती है, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में, ग्रीन इंडस्ट्रीज के अंदर में, कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर में। वहीं पे फ्यूचर कॉस्ट जो है वो हम अवॉइड कर देंगे। इमीडिएट एक्शन हेल्प अवॉइड हायर फ्यूचर कॉस्ट, मिटिगेटिंग द बायोडाइवर्सिटी लॉस व्हाइल फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और आने वाली जो लॉसेस हैं उसको भी हम यहां पे कम कर पाएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लेटेस्ट इंटरगवर्नमेंटल साइंस पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम रिपोर्ट डिस्कस हाउ द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंपैक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमीज। व्हाट ट्रांसफॉर्मेटिव जो हमारा अप्रोचेस होने चाहिए are suggested to halt ecological decline and how can immediate action create economic opportunities। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मीटिंग हुई है ये जनरल मीटिंग नहीं है। जनरल यूनाइटेड नेशन
ये मीटिंग नहीं है, एक ऐसी मीटिंग है जिसमें सारी मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की टीम इसके अंदर में इन्वॉल्व है और इस तरह की मीटिंग जो है बहुत ही कम हुआ करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले ये 2012 में बना, लेकिन 2019 में मीटिंग होती है और ये नेक्स्ट मीटिंग अभी ये 2024 के अंदर में चल रही है। और आईपीसी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो अब हो सकता है कि इससे भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाए। तो दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को एक बार 250 वर्ड के अंदर में इसको करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर राइटिंग। और भी इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उसको देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।